हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट जो कथन है वो क्या है हमारा कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। सेकंड कथन है, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइएगा। तो देखिएगा, जो फर्स्ट कथन है उसमें क्या दे रखा है कि जो खरीफ की फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, लेकिन ये कथन हमारा गलत है फ्रेंड्स। ये जो खरीफ की फसलें हैं वो जून से सितंबर में बोई जाती हैं, न कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। जैसे कि जो धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, कपास जो आदि फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद देखिएगा, जो रबी की फसलें हैं वो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही कथन है। देखिएगा, जो गेहूं, चना, मटर, सरसों रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो सेकंड कथन है वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जैविक खाद होते हैं, फर्स्ट कथन है हमारा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो बताइएगा कि जो फर्स्ट कथन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो जैविक खाद है उससे जल धारण की जो क्षमता है मिट्टी के अंदर वो ज्यादा हो जाती है। जो जैविक खाद है वो रासायनिक उर्वरक जो हम डालते हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा अच्छी मानी जाती है। जहां एक तरफ जो जैविक खाद होती है वो मिट्टी की जल धारण जो क्षमता है वो बढ़ाती है, लेकिन जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वे उनकी जो अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें कमी आ जाती है और जो जल धारण की जो क्षमता है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा सेकंड कथन है हमारा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। तो जो ये बिल्कुल सही बात है, इससे जल धारण की क्षमता भी कम होती है और मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है तथा जो मित्र जीवाणुओं की संख्या है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। और जो ये रसायन होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनका जो उपयोग होता है वे जल प्रदूषण के भी स्रोत बनते हैं वे, और रसायनों का उपयोग कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि जो 2,4-D है वो खरपतवारनाशी का एक उदाहरण है। ठीक है, और मृदा रसायनों की जो मात्रा है वो ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो कोड लीवर तेल है निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? जो कोड लीवर तेल है विटामिन डी हमारे इसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो विटामिन डी हमें सबसे अधिक जो कोड लीवर तेल से प्राप्त होता है, जो ये कोड लीवर तेल है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है मछली से। कहाँ से प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो कोड लीवर तेल है इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इसमें कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो हमें इसमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन जो कथन फर्स्ट है वो क्या है कि जो छिड़काव तंत्र है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसका उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि हम जो छिड़काव करते हैं पानी का वो असमतल भूमि के, जहां समतल नहीं है मतलब टीले ऊंची नीची भूमि है, वहां पर छिड़काव तंत्र का जो
उपयोग है वो बिल्कुल उचित है। जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद देखिएगा सेकंड कथन है हमारा, छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो बिल्कुल सही बात है, जो छिड़काव विधि है वो बलुई मिट्टी के लिए बिल्कुल अत्यंत उपयोगी है। कथन सी है, ड्रिप तंत्र जड़ों की, इसमें ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि जो पानी होता है वो पौधे की बिल्कुल जड़ में डाला जाता है। ड्रिप बूंदों के माध्यम से पौधों की जड़ों में डाला जाता है। तो ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। तो ये जो कथन है हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ड्रिप तंत्र है वो बूंद बूंद पौधों की जड़ों में पानी डालता है, और जो ये ऐसे पानी डालता है वो बहुत ही लाभदायी होता है पौधों के लिए, और यह फलदार पौधों और बगीचों में पानी देने का बिल्कुल सर्वोत्तम तरीका है। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये असत्य कथन है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, लास्ट जो कथन है वो है, ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। बिल्कुल सही बात है कि जो ड्रिप विधि है उसमें जो पानी होता है वो बिल्कुल पौधे की जड़ में गिरता है, और इसमें जो पानी अधिक मात्रा में नहीं यूज किया जाता, और यह जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है वहां पर यह जो सिस्टम है ये यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा गलत है। इसमें जो फलदार पौधों और बगीचों में हम यही तरीका अपनाते हैं, ये आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खरपतवार से सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और देखिएगा फर्स्ट कथन है, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है, और जो खरपतवारनाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पण एवं बीज बनने के बाद का होता है। तो देखिएगा इसमें कथन फर्स्ट पर हम चर्चा करते हैं कि जो खरपतवार होती है किसी भी फसल के में जो खरपतवार होती है उसको हटाने का सर्वोत्तम समय जो होता है उसके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है, क्योंकि जो खरपतवार है वो जिसकी वजह से जो बीज है वो नहीं उग पाते, और अगर बीज बनने के बाद हम अगर खरपतवार को नष्ट करेंगे तो जो कुछ बीज हैं वे मिट्टी में मिलकर उसकी पुनः वृद्धि कर सकते हैं, और खरपतवार दोबारा से वृद्धि कर सकता है, उग सकता है। इसीलिए हमें जो खरपतवार हटाने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो उसके पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। ठीक है, तो इसमें कथन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा और कथन सेकंड इसमें गलत होगा। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केवल इसमें ये पूछ रखा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्मजीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, और चैप्टर वाइज हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बनते हैं वो हम कर रहे हैं। तो ये देखिएगा ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारा, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होते हैं। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार और मलेरिया जो हैं ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इसमें बताइएगा कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कथन देखते हैं कि जो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए है वो विषाणु के द्वारा होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कथन है हमारा, टाइफाइड और जो खसरा है ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टाइफाइड और जो खसरा है ये किसके द्वारा, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है, ये वायरस के द्वारा होता है ये रोग। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिएगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है, अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, जैसे खसरा जो है, इसमें खसरा दे रखा है तो ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, और ये जो संचरण का जो तरीका है ये हमें किस माध्यम से लगता है, तो ये हमें वायु, जो इसका संचरण का जो तरीका है वो क्या है, वायु इसके संचरण का तरीका है। उसके
बाद देखिएगा जो टाइफाइड है ये जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और जो ये संचरण का जो तरीका है इसका वो क्या है, जल, इसके संचरण का तरीका है। चिकन पॉक्स है ये किसके द्वारा होता है, तो ये विषाणु के द्वारा होता है। और उसके बाद जो ये इसका संचरण का तरीका है चिकन पॉक्स का वो क्या है, वायु द्वारा भी इसका संचरण होता है या फिर इसका सीधा संपर्क के द्वारा भी इसका संचरण होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका जल होता है, पानी के द्वारा हमें यह रोग होता है। अतिसार एवं मलेरिया जो है उसके में देखिएगा कि जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर के द्वारा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, अतिसार जो है अतिसार प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और यह हमें इसके जल के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही थे और सेकंड वाला इसमें गलत था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड सही हैं और सेकंड ऑप्शन गलत था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल क्या है, स्पाइरोगायरा है, प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास है, कवक राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। उपयुक्त सूक्ष्मजीवों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइएगा कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो इसमें देखिएगा कि जो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास है ये शैवाल के उदाहरण हैं। जो ये शैवाल, ये जो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास होते हैं ये दोनों ही शैवाल होते हैं। और जो राइजोपस ब्रेड मोल्ड होते हैं ये कवक के उदाहरण हैं। ये कवक के उदाहरण हैं, जैसे कि राइजोपस ब्रेड मोल्ड हो गया या फिर पेनिसिलियम हो गया और एस्परजिलस हो गया, ये कवक के उदाहरण हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ के सामान्य उदाहरण देखते हैं हम अगर हमें, तो वो कौन कौन से हैं, अमीबा और पैरामीशियम जो है वो प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। तो इसमें स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास जो हो गए वो शैवाल के हो गए और प्रोटोजोआ के अमीबा और पैरामीशियम हो गए, कवक के राइजोपस हो गया और पेनिसिलियम और एस्परजिलस हो गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें फर्स्ट और कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। जो क्लेमाइडोमोनास है ये भी शैवाल की ही एक किस्म है, तो इसमें प्रोटोजोआ नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केवल फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही सुमेलित हैं। चलिएगा इसमें देखिएगा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जो जीवाणु है कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, जैसे कि शैवाल एवं कवक होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। तो जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं और जो खुद स्वतंत्र होते हैं जैसे कि अमीबा जो है वो सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जो अमीबा है वो अकेले रह सकता है। जो अमीबा वो किस में आता है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है, जबकि कवक और जीवाणु जो है वो समूह में रहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। तो जो दूध से जो दही की प्रक्रिया बनती है उसमें किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता रहती है, तो उसमें रहती है जीवाणु की आवश्यकता हमें रहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है और जो दही में जो है अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो एक जीवाणु है वो प्रमुख रूप से दही में पाया जाता है और जो कि दूध में जो दूध को दही में चेंज करता है। ठीक है, जो जीवाणु है वो पनीर, अचार और अन्य जो खाने की चीजें होती हैं उनके निर्माण में भी यूज होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। कि जो खाद्य पदार्थों में जैसे कि यीस्ट का हम उपयोग करते हैं ब्रेड को फुलाने में, केक बनाने में, तो ऐसी चीज़ों में हम पेस्ट्री बनाने में यीस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो यीस्ट होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें क्या उत्पादित करते हैं, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पादित करते हैं। जो खाद्य पदार्थों में जब मिलाए जाते हैं ये तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले वाले जो खमीर वाले खाद्य पदार्थों का आयतन वो है वो बढ़ा देते हैं। बेकिंग उद्योग में जो खमीर के उपयोग का आधार
आधार है और जिसमें ब्रेड हो गया, पेस्ट्री हो गया और केक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यही हमारा आंसर होगा। श्वसन प्रक्रिया में खमीर जो हो क्या उत्पादित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, CO2 उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सही मिलान से है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो उसमें देखिएगा फर्स्ट में आविष्कार दिए गए हैं और सेकंड में आविष्कारकर्ता दिए गए हैं। किसने किसका आविष्कार किया है, तो हमें मैच करने हैं। देखिएगा ऑप्शन ए है किण्वन। किण्वन की जो खोज है वो किसने की थी, तो किण्वन की खोज की थी लुईस पास्चर ने। किसने की थी, लुई पास्चर ने। तो ए का हो गया थर्ड। उसके बाद देखिएगा चेचक का जो टीका है वो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है ये किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद पेनिसिलिन जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इसमें कौन कौन से हो गया, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, चेचक का टीका किसने, एडवर्ड जेनर ने, और बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच ने। तो ये देखिएगा 3 4 2 1। ठीक है, तो ये मिलाइएगा कौन से में बनता है, ये 3 4 2 1। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही बनता है 3 4 2 1। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं कि जो किण्वन है इसकी जो खोज है ये जो चीनी होती है हमारी उसको अल्कोहल में जो हम चेंज करते हैं, उसको अल्कोहल में चेंज करने की प्रक्रिया, चीनी को अल्कोहल में चेंज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी, किण्वन की खोज की थी। और चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिएगा पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। और जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है और ये क्या करता है कि जो हमारे शरीर में जो बीमारी पैदा करते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करता है, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती है। और जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी, टेट्रासाइक्लिन होगी, एरिथ्रोमाइसिन होगी, ये सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक हैं और जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चेचक देखिएगा। चेचक जो है एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। 1798 में इसकी खोज की गई थी। और ये जो चेचक होता है, जैसे कि जो मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को, सूक्ष्मजीव होते हैं उनको स्वस्थ शरीर में अगर एंट्री दी जाती है तो जो उसकी कोशिकाएं हैं वे दोबारा से जो है वो अपनी रोग कारक जो क्षमता होती है उसको नष्ट कर देती हैं। और इसीलिए इस अवधारणा पर चेचक के टीके की खोज की गई थी। और किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस है ये जीवाणु है और एंथ्रेक्स रोग का कारण है। और ये किस में होता है, एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, तो ये मनुष्य और मवेशियों के अंदर ये रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग। और एंथ्रेक्स रोग के लिए बेसिलस एंथ्रेसिस ये टीका है और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें ये रोग दे रखे हैं और यहाँ पर रोग वाहक हैं। तो बताइएगा हैजा जो है वो घरेलू मक्खी से फैलता है, मलेरिया मादा एडिस मच्छर से फैलता है, डेंगू जो मादा एनोफ्रीज मच्छर से फैलता है। तो इसमें देखिएगा जो हैजा है वो बिल्कुल किससे फैलता है, हैजा बिल्कुल घरेलू मक्खी से फैलता है। सेकंड ऑप्शन है मलेरिया मादा एनाफ्रीज मच्छर से फैलता है, डेंगू जो है मादा एडिस मच्छर से फैलता है। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड है वो आपस में क्रॉस में होते हैं और इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हैजा वो है, हैजा घरेलू मक्खी से फैलता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। केवल एक ही सही सुमेलित है, बाकी दो गलत हैं। तो देखिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, नींबू कैंकर रोग। नींबू के अंदर जो होता है वो कैंकर रोग होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। गेहूं की रस्ट रोग जो होता है वो कवक की वजह से। भिंडी की पीत रोग विषाणु की वजह से। तो बताइएगा कौन सा जो
सही युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो इसमें जो ये सभी जो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नींबू कैंकर रोग होता है ये जीवाणु की वजह से ही होता है और इनका जो संचरण का तरीका होता है वो वायु होता है, मतलब हवा में ये फैलता है। गेहूं की रस्ट जो रोग होता है ये कवक की वजह से होता है, वायु हवा एवं बीज के द्वारा ये फैलता है। भिंडी की जो पीत होता है ये विषाणु के द्वारा होता है और ये कीट के द्वारा फैला जाता है, इंसेक्ट इसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सारे ही बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 सही सुमेलित हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य प्रिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खाद्य प्रिरक्षक मतलब जैसे कि खाने की जो चीजें होते हैं उनको प्रिजर्वेटिव के तरह उसमें क्या चीज का यूज किया जाता है उसको बताइएगा। फर्स्ट कथन है हमारा सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य प्रिरक्षक हैं। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य प्रिरक्षण में किया जाता है। तो इसमें ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सोडियम बेंजोएट जो है जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनमें कुछ खाद्य सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को मतलब प्रदूषित कर देते हैं और उनको खराब कर देते हैं। तो उससे बचाने के लिए उनके अंदर ये खाद्य प्रिरक्षक डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो जो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य नॉर्मल प्रिजर्वेटिव है। और जैम एम स्क्वैश बनवाने जो जैम खाते हैं हम, स्क्वैश खाते हैं, उनके अंदर हम इनका यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का इनका हम यूज करते हैं। जो नमक, चीनी और खाद्य तेल अगर सिरके की बात करें तो ये भी जो होते हैं खाद्य पदार्थों के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोकने के काम आते हैं और इनका भी उपयोग हम करते हैं खाद्य प्रिरक्षक के रूप में इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि जो हम अचार डालते हैं जो चीनी होती है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? जैम और स्क्वैश के अंदर हम इनका यूज करते हैं। और अचार में हम नमक का उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग हम अचार के अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही है, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है पाश्चुरीकृत जो दूध होता है उसको उबाले उपयोग किया जाता है, बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है और फिर एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट कथन में क्या है कि ये इसको बिना उबाले इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, क्योंकि हम इसको जब पाश्चुरीकृत करते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वे नहीं रहते और उसी कारण इसको बिना उबाले हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड कथन है उसमें क्या दिया गया है कि दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए नहीं, इसको सेकंड के लिए रखा जाता है, 15 से 30 सेकंड के लिए रखा जाता है और फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है और उसका भंडारण कर लिया जाता है। तो जो देखिएगा जो ये पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी, इस प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है और ऑप्शन सेकंड गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट। कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि जो मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और क्या कर देते हैं? उसको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जहां से पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है कि पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो पौधे होते हैं वे उनके जो उन पर पौधों पर जो निर्भर होते हैं जो जंतु होते हैं वो उनसे प्रोटीन भी और अन्य नाइट्रोजन यौगिक भी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी है।
ऑप्शन सी क्या है हमारा कि पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करते हैं जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन चक्र के अंतिम चरण में कुछ जो विशिष्ट जीवाणु होते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि जो कुछ ये ऑप्शन डी है जो ये गलत है, मैंने बता दिया है आपको कि जो वायुमंडल में चली जाती है ये गलत है, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग स्थिर ही रहती है। ठीक है। और जो नाइट्रोजन है सभी सजीवों का जो है आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन पर क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में मौजूद रहता है। ठीक है। तो ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।